प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे वाष्प दाब की। क्या बात करेंगे? वाष्प दाब। वाष्प दाब जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस थर्ड लेक्चर में हमारे पास वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। वाष्प दाब है क्या? देखो, तो आप पहले टॉपिक डाल लो वाष्प दाब। वाष्प दाब को वीपी से हम बता देंगे। इसको समझते हैं। हमारे पास अगर डेफिनेशन वाइज बोले तो हमारे पास किसी द्रव के परमाणुओं द्वारा, किसी द्रव के गैसीय परमाणुओं द्वारा साम्य पे लगने वाला दाब। कैसे? देखो क्या हुआ, मान लो हमारे पास द्रव है, ठीक है, ये हमारे पास द्रव है। अब इस द्रव में क्या होगा? वाष्पीकरण भी होगा और संघनन भी होगा। यहां वाष्पीकरण भी होगा और संघनन भी होगा। पर शुरू में वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। शुरू में कुछ अणु बन जाएंगे, वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। ज्यादा अणु जो है, ज्यादा द्रव जो है वाष्पीकृत हो रहा होगा। शुरू में ऊपर जाने की दर जो है फास्ट है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही कुछ अणु बन जाएंगे, नीचे भी हमारे पास क्या आने लगेंगे? कण आने लगेंगे। हम इसे ऐसे कह सकते हैं H2O। हमारे पास पहले था लिक्विड, शुरू में ऊपर जाने की दर ज्यादा थी, H2O गैस। जैसी गैस के कुछ अणु बने, हमारे पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया आ गई, रिवर्सिबल रिएक्शन आ गई। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास क्या अभी अणुओं के द्वारा लगने वाला दाब वाष्प दाब है? नहीं, अभी आंशिक दाब है। आंशिक दाब जो है कुछ भी हो सकता है, चाहे साम्य स्थापित हुआ हो या साम्य स्थापित ना हुआ हो। अभी हमारे पास क्या है? आंशिक दाब है। किसके? अणुओं के द्वारा लगने वाला आंशिक दाब है। अब हमारे पास क्या होगा? हमारे पास कहानी है, जो वाष्प बनी, क्या जो वाष्प बनी वो बढ़ती जाएगी। टाइम के साथ क्या होगा? जो हमारे पास ऊपर जाने की दर थी, वाष्पीकरण की दर, वो संघनन की दर के बराबर हो जाएगी। कुछ समय पश्चात जो वाष्पीकरण की दर है वो किसके बराबर हो जाएगी? संघनन के दर बराबर। तो ऊपर जाने की दर और नीचे आने की दर हमारे पास बराबर हो जाएगी। जैसे ऊपर जाने और नीचे आने की दर बराबर हुई, उस परिस्थिति में हम कह देंगे अब हमारे पास साम्य आ गया। क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया, साम्य आ गया। अब जैसे ही साम्य आया, इस समय हम लोग क्या बता सकते हैं? के बता सकते हैं। साम्य पे के को हम बता सकते हैं। तो के बराबर क्या होगा? के बराबर उत्पाद का आंशिक दाब, और इसका तो हम 1 लिखते हैं। शुद्ध जल का या शुद्ध द्रव का हम क्या लिख देंगे? 1। तो हमारे पास के बराबर PH2 हो गया। वाष्प दाब को P0 से बता देते हैं, यानी साम्य पे हमारे पास अणुओं द्वारा, साम्य पे अणुओं द्वारा लगने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है। तो हमारे पास यहां पे क्या हो गया? संतृप्त हो गया। यहां पे हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर्स हो गए, संघनित वाष्प हो गई। ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो वाष्प बनी, ये वाष्प कब बनेगी? साम्य पे। और जब साम्य पे जो वाष्प बनी, उसके अणुओं द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब। वाष्प दाब, पानी के वाष्प दाब को एक्वस टेंशन भी कहते हैं। ठीक है, जलीय तनाव जो भी आप कहते हैं। तो लिख लो, पहले तो ये लिखो, ये नोट कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नीचे लिखना पहला बिंदु लिखना, वाष्प दाब को जलीय तनाव भी कहते हैं। लिख लो, वाष्प दाब को जलीय तनाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब को जलीय तनाव। ठीक है। दूसरा बिंदु, वाष्प दाब केवल और केवल, लिख लो, वाष्प दाब केवल और केवल तापमान, टेम्परेचर एंड द्रव की प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है। पहला बिंदु लिख लिया। दूसरा बिंदु लिख लो, वाष्प दाब केवल और केवल तापमान एवं
जल के गुणधर्म पर निर्भर करता है। तापमान एवं जल के गुणधर्म पर निर्भर करता है। तापमान एवं जल के गुणधर्म पर निर्भर करता है। तीसरा बिंदु दिख रहा है ना इधर, ये बिंदु दिख रहे हैं ना। तीसरा बिंदु हमारे पास क्या है? वाष्प दाब। वाष्प दाब जल की मात्रा, जल की मात्रा कंटेनर का प्रकार, कंटेनर की आवृत्ति या आकृति लिखना, पात्र की आकृति। पहला तो मैंने बोला जल की मात्रा कौमा पात्र की आकृति, पात्र कौमा पात्र का आकार या आयतन, पात्र का आकार या आयतन एवं सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नहीं के नीचे अंडरलाइन कर देना, पर निर्भर नहीं करता है। यानी किस किस पे डिपेंड नहीं करता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम एंड शेप ऑफ कंटेनर, आकृति और आयतन, ठीक। और किस पे निर्भर नहीं करता? अमाउंट ऑफ लिक्विड, अमाउंट ऑफ लिक्विड। और किस पे निर्भर नहीं करता? पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। तो इन सब बातों पे हमारे पास कौन डिपेंड नहीं करता? वाष्प दाब। तो वाष्प दाब केवल और केवल तापमान पे और द्रव की गुणधर्म पे निर्भर करता है। ध्यान से सुनना, जो के था, के भी केवल तापमान और द्रव के गुणधर्म पे निर्भर करता था। मैंने बताया था के किस पे निर्भर करता है? के जो है केवल और केवल तापमान और अभिक्रिया की प्रॉपर्टी पे निर्भर करता है। यानी पी नॉट भी किस पे निर्भर करेगा? केवल तापमान और लिक्विड की प्रॉपर्टी। यानी इस डिब्बे को छोटा कर दें, इस डिब्बे को बड़ा कर दें, हमारे पास क्या नहीं बदलेगा? वाष्प दाब नहीं बदलेगा। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आगे इसमें और बात करूंगा, ठीक है। यहां पे अच्छा एक पॉइंट और लिख लो जो मैंने हिंदी में बोल दिया था। जब साम्य आ जाएगा तो संतृप्त वाष्प बनेगी। संतृप्त वाष्प का मतलब इससे ज्यादा वाष्प अगर बनेगी तो संघनन चालू हो जाएगा, इससे कम वाष्प बनेगी तो वाष्पीकरण चालू हो जाएगा। यानी साम्य पे हमारे पास संतृप्त वाष्प बनेगी। अब ध्यान से सुनना, मान लो हमारे पास ये द्रव है, क्या अब वाष्प दाब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसी से क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने क्या किया? इसे ढक दिया, ठीक है। मान लो मैंने इसे कवर कर दिया, इसे मैंने कवर कर दिया। जैसे ही मैंने इसे कवर किया, कुछ देर बाद क्या होगा? कुछ देर बाद अभी शुरू में वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी और संघनन की दर क्या होगी? कम। तो वाष्पीकरण की शुरू में दर ज्यादा होगी, संघनन की दर क्या होगी? कम। यानी ऊपर पानी ज्यादा जा रहा है, यानी वाष्पीकृत बन रहा है। क्यों बन रहा है? आप ध्यान से सुनना। एक्चुअली क्या होता है? तापमान की वजह से इसके कण में, इसमें पानी के छोटे छोटे कण है, इनमें क्या है? ऊष्मा। क्या है? इनमें ऊष्मा। तो ये कण ऊष्मा लेके कहां जाएंगे? वाष्पीकृत हो जाएंगे। ऊष्मा लेके कौन वाष्पीकृत होंगे? पानी के कण। और वाष्पीकृत होने के बाद वापस से पानी के कण क्या करेंगे? संघनन होना चालू हो जाएंगे। पर शुरू में वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी, संघनन की दर, ऊपर से नीचे आने की दर क्या होगी? कम। तो ऊपर जाने की दर ज्यादा, नीचे आने की दर कम। तो हमारे पास क्या होगा? यहां पे कुछ देर बाद, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मान लो 3 घंटे हो गए और साम्य आ गया। अब अंदर जो दाब है वो कितना है? वाष्प दाब। अब इस ग्लास में अणुओं के द्वारा दाब कितना है? वाष्प दाब, ठीक है। शुरू में नहीं था वाष्प दाब, तो शुरू में अभी मान लो हटा दिया, तो अभी इसमें वाष्प दाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साम्य होना जरूरी है। यानी वाष्प दाब को केवल और केवल साम्य पे नापा जा सकता है। साम्य नहीं होगा तो वाष्प दाब नहीं होगा। तो साम्य होना चाहिए वाष्प दाब को नापने के लिए। तो साम्य नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि अभी वातावरण में हमारे पास क्या नहीं आया?
वातावरण में वाष्प का संतृप्त नहीं हुई, वाष्प अधिकतम नहीं आई जितनी आनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मान लो मैं पानी ढोल दूंगा कमरे में, इस रूम में अगर पानी ढोल दूंगा तो हमारे पास क्या होगी, वाष्प ऊपर जाने लगेगी। कहां जाने लगेगी, वातावरण में वाष्प जाने लगेगी। तो वाष्प जाती जाएगी यानी वाष्पीकरण होता जाएगा। संघनन कब होगा, अगर आपने कभी अपने घर की टेरेस पे गए हो और आपने टैंक्स में या टंकियों में देखा हो, तो टंकियों में हमारे पास क्या होता है, बहुत गर्मी है और आप अंदर हाथ डालो तो अंदर बहुत ज्यादा आपको क्या दिखता है, बहुत सारी वाष्प रहती है और बहुत अधिक तापमान महसूस होता है, यानी उसे कहते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। तो हमारे पास जो ह्यूमिडिटी है वो भी इसी वजह से, क्यों, वातावरण में जितनी ज्यादा वाष्प रहेगी उतना ज्यादा आर्द्रता रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास आर्द्रता का फॉर्मूला लिखने से पहले, अच्छा अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो अभी हम लॉकडाउन में सब लोग घर पे हैं, कोरोना में हमें पता है कि जितना वातावरण में वाष्प ज्यादा होगी और तापमान ज्यादा होगा, जो वायरस है उसके मरने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये अभी रिसर्च चल रही है, बाकी ज्यादा कुछ नॉलेज किसी को है नहीं। तो हमें ये बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि केवल और केवल साम्य पे हम वाष्प दाब को नाप सकते हैं। लिख लो, अगला बिंदु लिखना, वाष्प दाब को केवल और केवल साम्य पे नापा जा सकता है। वाष्प दाब को किस पे नापते हैं, साम्य पे। वाष्प दाब को केवल और केवल साम्य पे नापा जा सकता है। ठीक है, तो साम्य होगा तो वाष्प दाब नाप पाएंगे, वरना वाष्प दाब हम मेजर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा अभी ये कंटेनर ओपन है, ठीक है, अभी मैंने उससे पूछ लिया, ये क्लोज कर दिया, अभी किया है, ठीक है, सामने नहीं आया, बताओ इसका वाष्प दाब क्या होगा, क्या इसका वाष्प दाब होगा। मान लो पानी का अभी मान लो कमरे में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और पानी का मान लो 25 डिग्री या 30 डिग्री पे जो भी है, मैं अप्रोक्सीमेट मान रहा हूं, मान लो वाष्प दाब x, ठीक है, x mm ऑफ Hg या x atm है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास साम्य स्थापित नहीं है, साम्य होता तो हमारे पास ये x जो है क्या है, इसका वाष्प दाब। तो वाष्प दाब साम्य पे नापा गया है, किसी ने बोला यार साम्य पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे x mm ऑफ Hg इसका वाष्प दाब, ठीक है। अभी बताओ 25 डिग्री है अभी भी टेम्परेचर, अब बताओ अभी x से ज्यादा होगा वाष्प दाब या x से कम होगा। हाँ भाई आंसर बोलो, सोचो मत, x से ज्यादा, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं x से कम वाष्प दाब होगा, कितनों ने बोला x वाष्प दाब होगा, मैं बता रहा हूं अभी वाष्प दाब होगा x mm ऑफ Hg, अभी इस समय वाष्प दाब होगा। क्यों होगा, अब इसको समझो, चाहे साम्य आया नहीं है, हाँ अगर हम नापेंगे तो वाष्प दाब नहीं आएगा, पर अगर वाष्प दाब बात करेंगे, जब भी शब्द बोल दिया वाष्प दाब यानी साम्य है, तो साम्य होता, अभी है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी साम्य है, साम्य अगर होता तो वाष्प दाब कितनी आती है, x ही आती है, यानी वाष्प दाब नहीं बदलती है। साम्य नहीं आया है इसलिए वाष्प दाब नाप नहीं सकते, पर वाष्प दाब अगर नापते तो कितनी आती है, x। हाँ अभी अगर तुमसे कोई पूछे आंशिक दाब बताओ, तो आंशिक दाब तो कम आएगा, x से कम आएगा, इसके अंदर अणुओं की संख्या तुलनात्मक रूप से क्या है, कम, तो वाष्प दाब अभी क्या आएगा, कम आएगा। पर अगर तुमसे कोई कहता कि अगर नहीं आंशिक दाब कम आएगा, अगर तुमसे कोई कहता वाष्प दाब, तो वाष्प दाब तो उतनी रहेगी। एक बार और बता, हमारे पास ये द्रव है, ठीक है, अभी साम्य स्थापित नहीं हुआ है, अगर तुमसे कोई कहे कि वाष्प दाब, तो तुम कहोगे वाष्प दाब तो उतनी रहेगी, पर अभी तुम जो नाप रहे हो वो वाष्प दाब नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है, अभी जो हम नाप रहे हैं वो वाष्प दाब की जगह आंशिक दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, आंशिक दाब। तो तुमसे कोई कहे तो तुम कहना आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर, तो x से कम है, अभी इस समय आंशिक दाब तो x से कम है। पर अगर कोई कहता है कि वाष्प दाब कितना है, तो वाष्प दाब क्या है, द्रव की प्रॉपर्टी है, तो वाष्प दाब तो उतनी रहेगी, आई नहीं उससे क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास है, कोई कहे कि मेरा खून का कलर क्या है, तो दिख नहीं रहा तो कह देगा यार सफेद है, पर अगर खून आता तो उसका कलर क्या होता, रेड ही होता। हम कहते हैं यार अगर हमारे पास कोई भी चीज उपस्थित नहीं है,
पर अगर होती तो क्या होता, वही तो रहती। तो यहाँ पे पानी की प्रॉपर्टी जो है वाष्प दाब है, वाष्प दाब जो है वो साम्य पे हमेशा क्या रहती, x। तो साम्य आता और नापते वाष्प दाब, तो हम साम्य पे वाष्प दाब नापते तो कितना आता, x ही आता। क्लियर है, साम्य पे वाष्प दाब कितना आता, x। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो वाष्प दाब एक्चुअली क्या, मेरी डॉटर उधर बैठी है, शी इज डिस्टर्बिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम सॉरी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी उससे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप लोगों को। तो इन द मीनवाइल हम लोग क्या कर रहे हैं, वाष्प दाब की हमने कहानी पढ़ी। तो वाष्प दाब हमें क्या है, x जो है वो कब है, हमेशा है। वाष्प दाब तो उतना है, नापने को नहीं मिला। हाँ, नापोगे कब, जब सामने आएगा। पर अगर नापते तो कितना आता, वाष्प दाब उतना ही आता है। तो कोई तुमसे पूछे इस समय वाष्प दाब क्या है, इस समय क्या है, तुम कहोगे वाष्प दाब तो उतना ही है, आंशिक दाब बदल रहा है। ठीक है, तो आंशिक दाब बदलता जा रहा है। हाँ, अगर तुमसे कोई पूछे कि साम्य पे आंशिक दाब कितना होगा, तो साम्य पे आंशिक दाब वाष्प दाब के बराबर। साम्य पे आंशिक दाब किसके बराबर होगा, वाष्प दाब के बराबर होगा। तो ये वाष्प दाब बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, दूसरी कहानी हमारे पास क्या है, दूसरी कहानी हम लोगों के पास ये है, एक तो वाष्प दाब हो गया, एक ह्यूमिडिटी, इसे कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है, अभी मुझे भी लग रही है। ह्यूमिडिटी को अगर आप कहें कि यार हाँ यार वातावरण में अभी भी ह्यूमिडिटी है, मतलब पसीना आ रहा है, ये पसीना हमें आ रहा है, वातावरण में आर्द्रता है, वातावरण में पानी के कण हैं, पर उतने नहीं है जितना हमारे पास संतृप्त वाष्प में होते हैं। तो कम है, मतलब जितने होने चाहिए उससे कम है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, इस समय जो आंशिक दाब है, यानी आर्द्रता क्या होगी, लिख लो आर्द्रता का फॉर्मूला, पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर इनटू परसेंटेज में चाहिए तो 100। तो हमारे पास आर्द्रता अगर आपको नापनी है, मान लो इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस कमरे में हमने क्या किया, यहाँ बैरोमीटर लगा के हमने इस जल का हमने क्या नाप लिया, अभी आंशिक दाब नाप लिया, यानी इस कमरे में आंशिक दाब नाप लिया, आंशिक दाब लिख दिया। और अगर हमारे पास साम्य होता है, नहीं अभी इस कमरे में साम्य नहीं है, अगर साम्य होता तो ये वेपर प्रेशर कब, अभी मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आंशिक दाब जो भी है, ठीक है, वो आएगा, वो वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब से कम आएगा। तो वेपर प्रेशर से क्या आएगा, आंशिक दाब कम आएगा। तो इस समय आंशिक दाब मान लो 100 है और वाष्प दाब मान लो 200 है, तो 50% आर्द्रता होगी। यानी वातावरण में जितनी हमारे पास वाष्प आ सकती थी उसकी 50% अभी है। तो वातावरण में अभी इस समय जितनी अधिकतम वाष्प आ सकती थी उतनी नहीं है। तो अधिकतम वाष्प कब आएगी हमारे पास, सामने पे। ठीक है, अगर उससे भी ज्यादा वाष्प वातावरण में आप कह दो डाल देंगे तो कुछ वाष्प नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि वायु में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक अधिकतम जो हमारे पास वाष्प आ सकती है उसे हम कहते हैं वाष्प दाब। इससे ज्यादा अगर आती है तो हमारे पास क्या होगा, मान लो अणु बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, हमारे पास संघनन की दर बढ़ जाएगी, और वापस से जब ऊपर जाने और नीचे जाने की दर जिस समय बराबर हो जाए उस समय वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा, वाष्प दाब। यानी वाष्प दाब हम लोग टेबल में से देख लेंगे, हमेशा फिक्स रहता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आप कहीं पे भी देख लो 25-26 डिग्री, हर टेम्परेचर पे वाष्प दाब फिक्स है पानी में। तो वाष्प दाब तो फिक्स है। आंशिक दाब अभी का कमरे का नाप लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, आर्द्रता। अभी भी मान लो किसी को अभी भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मुझे डिटेल्स बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये तो बात हुई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट है तापमान। देखो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। बॉइलिंग पॉइंट है क्या, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब सारा का सारा द्रव, वो तापमान जब सारा का सारा द्रव जो है वाष्प में बदल जाए। अब आप कहोगे सर मेरे घर में तो मैं गर्म करता हूं पानी को, सारा का सारा द्रव वाष्प पे नहीं बदलता। मैं कहता हूं बेटा वहां पे बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु आया ही नहीं है। आपके घर में जब आप
किसी मान लो वेसल में, किसी बर्तन में, भगोनी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, भगोनी में आपने क्या किया, पानी गर्म करने पे रख दिया। तो पानी कभी भी 100 डिग्री नहीं लाता है एक एटीएम पे। कितना? पानी 100 डिग्री पे नहीं आता है। क्यों? जो नीचे तब जो आपका बर्तन है, जिसे कुछ लोग क्या कह देते हैं, वॉट एवर, जो भी है, तपेवी, भगोनी, वॉट एवर, उसमें नीचे ही नीचे क्या हो जाता है, भगोनी में नीचे ही नीचे हमारे पास पानी ज्यादा गर्म हो जाता है। पानी क्या हो जाता है? ज्यादा गर्म हो जाता है यहाँ का। जैसे यहाँ का पानी गर्म हुआ तो पानी गर्म होने से ये वाष्प बन के उड़ जाता है। तो बाकी जगह का पानी तो 99-98 पे ही रहेगा। यहाँ पे जो टच होता है, कौन सा, जो पानी नीचे टच होता है ना, वो 100 पे पहुंचता है। तो क्वथनांक बिंदु तो आता ही है। क्वथनांक बिंदु का मतलब है जब पूरा का पूरा पानी किसमें बदल जाए, वाष्प में, वो हमारे पास क्वथनांक बिंदु होता है। अब ध्यान से सुनना, जिसका वाष्प दाब ज्यादा। अब वाष्प दाब किस पे निर्भर कर रहा है, जरा देखते हैं। अंतर आणविक बल पे वाष्प दाब निर्भर कर रहा है। मान लेते हैं कोई भी हमारे पास विलायक है, ये विलायक है, या कोई भी हमारे पास द्रव है, इसमें दो अणुओं के बीच में जितना ज्यादा आकर्षण रहेगा उतना वाष्पीकरण क्या रहेगा, कम। दो अणुओं में जितना ज्यादा आकर्षण रहेगा उतना ही वाष्पीकरण क्या रहेगा, कम। तो इन दोनों में आकर्षण ज्यादा, यार एक बार बताओ, आकर्षण ज्यादा, तो ये अणु दूसरे अणु को ऊपर जाने दे रहा है क्या, देखो जाने दे रहा है क्या, नहीं। यहां और यहां अगर आकर्षण ज्यादा है, दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा, तो अट्रैक्शन ज्यादा एक दूसरे को पकड़ के रखा है, ऊपर जाने नहीं दे रहा है। यानी अगर मैं बात करूं हनी, शहद की और पानी की, अच्छा बताओ कौन आसानी से वाष्पीकृत हो रहा है, शहद या पानी? ज्यादा जाहिर सी बात है, पानी आसानी से उड़ रहा है, शहद आसानी से नहीं उड़ सकता। जो पानी है वो आसानी से वाष्पीकृत हो रहा है, क्योंकि उसके अणुओं में तुलनात्मक रूप से कम आकर्षण है। शहद के अणुओं में क्या है, हनी के अणुओं में ज्यादा आकर्षण है। तो हनी के अणुओं में अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी हनी के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर कम जा पा रहे हैं। यानी किसमें ज्यादा उबालने में मेहनत लगेगी, आप तो ये समझो, पानी को उबालने में ज्यादा मेहनत लगेगी या तेल को? तेल को, जाहिर सी बात है, तेल में अणुओं के मध्य में आकर्षण ज्यादा, या फिर शहद में अणुओं के मध्य में आकर्षण क्या है, ज्यादा। तो जिसमें अणुओं के मध्य आकर्षण ज्यादा होगा उसको उबालने में हमारे पास क्या लगेगी, ज्यादा मेहनत लगेगी। तो किसको उबालने में ज्यादा मेहनत लग रही है, जिसमें अणुओं के मध्य का आकर्षण ज्यादा, उसको उबालने में हमें बहुत मेहनत लगेगी। बात समझ में आ गई? यानी बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जैसे एग्जांपल बताया था, यहां पे लेते हैं जल, यहां पे लेते हैं शहद, ठीक है, यहां मैंने लिया जल, यहां मैंने लिया हनी। बहुत टेस्टी होता है हनी। ओरिजिनल हनी कहाँ मिल पाता है यार, तुम्हें कहीं मिले तो मुझे भी पहुंचा देना प्लीज, ठीक है, आई पे फॉर इट, ठीक है। तो पानी जो है, पानी का वाष्पीकरण क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण आसान रहता है, इसका वाष्प दाब ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा। तुलनात्मक रूप से अगर देखें, इसमें वाष्पीकरण कम रहता है। आपने कभी हनी को उड़ते हुए नहीं देखा, धूप में हनी को रख दोगे उड़ेगा नहीं, ठीक है, पर पानी को धूप में रख दोगे, कुछ देर में धूप में पानी क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है। तो पानी जो है आसानी से वाष्प बनाता है, हनी आसानी से वाष्प नहीं बनाता। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा, इसका वेपर प्रेशर कम। क्लियर है? अब सुनना, किसको उबालने में ज्यादा मेहनत लगी, सीधी सी बात है, उबालना है मतलब उसमें क्या करना है, पूरे के पूरे कण कब उस तापमान पे पूरा का पूरा द्रव किसमें बदल जाए, वाष्प में। तो इसमें अणुओं के मध्य में क्या है, बहुत ज्यादा आकर्षण, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इसमें क्या है, कम है। दो अणुओं के मध्य में आकर्षण, पानी के अणुओं के मध्य में आकर्षण क्या है, कम है। तो इसमें आकर्षण कम है, इसमें आकर्षण ज्यादा है, ठीक है। बेटा हिल रहा है माइली प्लीज, ठीक है, तो कैमरा मत हिलाओ, ठीक है। पानी के मध्य में आकर्षण क्या है, ज्यादा, कम, और हनी के अणुओं के मध्य में आकर्षण क्या है, ज्यादा। तो हनी के अणु जो हैं एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं,
अब इन दोनों को छुड़ाने में यानी इस अणु को ऊपर पहुंचाने में ज्यादा इसको गर्म करना पड़ेगा, इसको ऊपर पहुंचाने में कम गर्म करना पड़ेगा, यानी पानी आसानी से उबल जाएगा। हनी को उबालने में, शहद को उबालने में ज्यादा देर तक हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसका वाष्प दाब ज्यादा, जिसका वाष्प दाब ज्यादा वो आसानी से उबलेगा, क्योंकि अणुओं में आकर्षण कम, आसानी से वाष्पीकृत हो रहा है। थोड़ी सी ऊर्जा दोगे तुरंत ही वाष्पीकृत हो जाएगा, ज्यादा ऊर्जा देनी ही नहीं पड़ेगी, हल्की सी ऊर्जा दोगे तुरंत वाष्पीकृत हो जाएगा। जबकि इसमें क्या है, आकर्षण ज्यादा, बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे तब जाके ये क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। कौन, हनी, बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तब जाके वाष्पीकृत होगा, यानी इसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा, इसको ज्यादा उच्च तापमान पे गर्म करना पड़ेगा, इसका क्वथनांक बिंदु कम। तो क्वथनांक बिंदु ज्यादा और कम हमें क्लियर होना है। तो जिसमें वाष्प दाब ज्यादा उसका क्वथनांक बिंदु क्या होगा, कम। बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि वाष्प दाब बताऊं, तो वाष्प दाब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह हमारे पास क्वथनांक बिंदु भी है। क्वथनांक बिंदु वापस से ध्यान रखना कि जिसका वाष्प दाब ज्यादा, क्वथनांक बिंदु कम। यानी अगर अल्कोहल, जैसे आजकल सैनिटाइजर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोरोना की वजह से हम खूब सैनिटाइजर यूज करते हैं, बाहर जाते हैं तो, घर में तो नहीं करते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, आसानी से वाष्पीकृत होता है सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर आसानी से वाष्पीकृत होता है पानी की तुलना में। तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल का वाष्प दाब क्या है, कम, आसानी से वाष्पीकृत होता है तो ज्यादा। अल्कोहल का वाष्प दाब ज्यादा, आसानी से वाष्पीकृत हो रहा है, पानी का वाष्प दाब कम तुलनात्मक रूप से। तो अल्कोहल का क्वथनांक बिंदु कम, यानी थोड़े से तापमान पे अल्कोहल उबल जाएगा, पानी को उच्च ताप देना पड़ेगा। तो हमारे पास ये रही बात किसकी, वाष्प दाब की, ठीक है। तो वाष्प दाब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सारे पॉइंट जो मैंने लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये किस किस पे निर्भर करता है, इस पे अंडरलाइन कर देना लाल कलर, लाल पेन से। किस किस पे निर्भर नहीं करता, यहाँ जिसपे लिखा था ना नहीं करता, नहीं के नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि K बराबर P0H2 हमें पता होना चाहिए पूरी कहानी। तो मैंने कोशिश करी कि पूरी कहानी आपको समझाऊं। वाष्प दाब अगर समझ में आ गया, जनरली हम P0 से बताते हैं, तो वाष्प दाब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला हम टॉपिक चालू करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं वाष्पीकृत द्रव, यानी वोलेटाइल लिक्विड इन वोलेटाइल लिक्विड। सेकंड पार्ट चैप्टर का दूसरा भाग, वोलेटाइल लिक्विड इन वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। यानी अब हमने क्या किया, एक वाष्पशील द्रव को वाष्पशील द्रव में विलायक में मिला दिया। तो वाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में हमने मिला दिया, दोनों हमारे पास द्रव है। तो हमारे पास कहानी क्या है, यहाँ पे हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, पर सबसे पहले समझ लो हमने क्या लिया, हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमने दो द्रव मिश्रित कर दिया। हमने द्रव A प्लस B को मिश्रित किया, द्रव A प्लस द्रव B, दोनों वाष्पशील है, दोनों का वाष्पीकरण होगा, ठीक है। तो A का आंशिक दाब PA एंड B का आंशिक दाब वाष्प में PB। PA एंड PB हमारे पास क्या हुआ, वाष्प में A का, देखो क्या होता है, मान लो इस कमरे में नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन रहने दो, ऑक्सीजन हटा दो, तो केवल नाइट्रोजन के अणुओं के द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन का आंशिक दाब। तो यहाँ पे भी इसी तरह A का आंशिक दाब है और इसी तरह B का आंशिक दाब है। तो A और B दोनों वाष्पीकृत हुए, वही जब हमारे पास सामने आ गया तो PA और PB। यहाँ पे इसका मोल प्रभाज YA मान लेते हैं एंड YB, कहा, वाष्प में, वाष्प में मोल प्रभाज। यहां क्या मान रहे हैं, XA एंड XB, ठीक है, मोल प्रभाज। तो हमारे पास द्रव में XA एंड XB, तो लिख लो, पहले लिखने में सही रहेगा, तो लिखते जाओ आप, PA नॉट क्या होता है, PB नॉट क्या होता है,
शुद्ध एका वाष्प दाब लिखना, शुद्ध एका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, नॉट लगा दिया यानी शुद्ध एका वाष्प दाब पी ए, क्या इसे वेपर प्रेशर भी कह देते हैं मिश्रण में, या इसे पार्शियल प्रेशर भी कह सकते हैं मिश्रण में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोज जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। और कई लोग क्या कह सकते हैं, और वेपर प्रेशर ऑफ ए इन मिक्सचर भी कह देते हैं, पर जो हम ये नॉट लगाते हैं केवल शुद्ध पे लगाते हैं, तो ये हमारे पास मिश्रण का है, तो मिश्रण में ए का वाष्पदाब भी कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह पीबी आप लिख लो, तो यहाँ क्या लिखा, ए का आंशिक दाब मिश्रण में या ए का वाष्पदाब मिश्रण में, यहाँ लिख दो पीबी, सेम लिख दो, जहां ए है वहां बी लिख दो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा एक्स ए, द्रव में ए का मोल प्रभाज लिखना, एक्स ए बराबर द्रव में ए का मोल प्रभाज, द्रव में ए का मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड, ठीक है। एक्स बी क्या हो जाएगा, बी का द्रव में मोल प्रभाज, बी का द्रव में मोल प्रभाज, वाई क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर, वाष्प में ए का मोल प्रभाज, वाई बी क्या हो जाएगा, वाष्प में बी का मोल प्रभाज, वाष्प में बी का मोल प्रभाज, ठीक है। ये आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कौन सी कहानी किसके लिए। अब हमारे पास हुआ क्या, हमने ए और बी को मिक्स किया और हमारे पास साम्य स्थापित हुआ, साम्य स्थापित होने के बाद कुछ ए और कुछ बी के कण ऊपर गए वाष्प में, और उसी के कारण पी ए और पीबी आ गया। अब राउल्ट ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ के अनुसार लिख लो, राउल्ट के नियम के अनुसार ए का आंशिक दाब या ए का मिश्रण में जो वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती है, वो द्रव में ए के प्रतिशत यानी द्रव में ए के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ऐसा राउल्ट ने बोला। लिखना, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर, लिख लो भाई, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर ए का मिश्रण में वाष्प दाब द्रव में ए के मोल भिन्न या मोल भिन्न लिख लो, द्रव में ए के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। रिपीट कर रहा हूं, राउल्ट के अनुसार किसी नियत ताप पर मिश्रण में ए का वाष्प दाब उस द्रव में ए के मोल प्रभाज या मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, जब हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, पी ए बराबर एक्स ए पी ए नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। एंड सिमिलरली पीबी बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बी पी बी नॉट, ये आ गया हमारे पास राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के हिसाब से हमने ये पढ़ लिया, ठीक है।
ये हमें याद रखना है कि राउल्ट का नियम हमारे पास क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। वापस से सुनना, राउल्ट ने बोला कि यार इसमें जितना ज्यादा ए का मोल प्रभाज होगा वाष्पीकरण होने पर ए का वाष्प दाब भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी ए का प्रतिशत यहां बढ़ा दें, ए का फ्रैक्शन बढ़ा दें, तो ए का वाष्प दाब भी हमारे पास क्या होगा, ज्यादा होगा, ऐसा राउल्ट ने कहा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, ये तो राउल्ट्स लॉ हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन का नियम हम कहां पढ़ते हैं, गैसीय अवस्था में। डाल्टन का नियम कहता है, डाल्टन का नियम केवल गैस पे मान्य होता है। राउल्ट का नियम हम यहाँ द्रव के हिसाब से देख रहे हैं। तो डाल्टन का नियम कहता है ए का आंशिक दाब बराबर पीए बराबर YA PT, यानी ये PT क्या है, P टोटल लिख लेना, ऐसे भी लिख लेना, PT बराबर कुल दाब। ठीक है, YA तो मैंने बता दिया था, YA क्या है, वाष्प में A का मोल प्रभाज। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन ने कहा कि यार मान लो इस कमरे में 20% ऑक्सीजन है, तो टोटल प्रेशर 180 है, तो ऑक्सीजन के द्वारा लगने वाला आंशिक दाब क्या होगा, कैसे कहेंगे। इस कमरे में हमारे पास मान लो मुझे कहना है ऑक्सीजन का आंशिक दाब बताओ, तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होगा, अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो मोल प्रभाज एक्स से या वाई से बता लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऑक्सीजन का मोल प्रभाज इनटू टोटल दाब, तो ऑक्सीजन का मान लो 20% बोले हैं या फ्रैक्शन में बोल दो 0.2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनटू कुल दाब कितना है 180 m, तो हमारे पास ऑक्सीजन के द्वारा लगने वाला दाब कितना हो जाएगा 0.2। तो डाल्टन ने कहा जितना प्रतिशत ए का वाष्प में होगा उसका प्रतिशत जो है कुल दाब से गुणा कर देंगे तो ए का हमारे पास दाब आ जाएगा। इसी तरह एंड पीबी हमारे पास क्या हो जाएगा, पीबी बराबर YB इंटू पी टोटल। तो हमारे पास पी टोटल क्या होता है, एंड रिमेंबर पी टोटल क्या होता है, पीए प्लस पीबी। ए प्लस बी का जो हमने आंशिक दाब देखा उन दोनों को जोड़ दें, या ए और बी का वाष्प दाब मिश्रण में जो है उन दोनों को जोड़ दें तो कुल दाब आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। अब हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं फिर डेरिवेशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें राउल्ट लॉ के फॉर्मूले याद है, बताओ भाई क्या याद है। राउल्ट का नियम जो हमने लिखा उस पे हमारे पास फॉर्मूला आया PA बराबर PA नॉट XA। अच्छा, एंड PB बराबर क्या आया, PB बराबर PB नॉट XB। यही आया दो फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये कंठस्थ कर दो। अब हमारे पास यहां से कहानी शुरू होती है। सबसे पहले हमारे पास बताओ देयरफॉर P कुल, हम बात कर रहे हैं P कुल की, P टोटल दाब क्या होगा, A का आंशिक दाब प्लस B का आंशिक दाब। ये ऐसे क्या कह सकते हैं, मिश्रण में A का वाष्प दाब और मिश्रण में B का वाष्प दाब दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ PA की जगह आ जाएगा PA नॉट XA। इस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रहा हूं, तो हमारे पास है PT बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहानी आपकी बहुत बढ़िया जाएगी। ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसी को बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हमें पता है मोल प्रभाज XA प्लस XB क्या होता है 1, XA प्लस XB हमारे पास क्या होता है 1। तो यहां लिख देता हूं मैं XA प्लस XB बराबर 1। मैंने कहा यार एक क्लास में 20% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने 80%, यानी मोल प्रभाज लड़कों का अगर 0.2 है तो लड़कियों का क्या होगा 0.8। दोनों का कुल मोल प्रभाज 1 होगा। तो XA या XB दोनों में से किसी का भी मान डाल दो। ठीक है, मान लो XB का आपने डाला, आपको लगा यार मुझे तो ये सुंदर लग रहा है, XB बराबर 1 माइनस XA। ठीक है, ये मान यहाँ पे हम रख देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास PT बराबर आ जाएगा PA नॉट XA
प्लस पीबी नॉट 1 माइनस एक्स ए, यही आएगा। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा देखना जरा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पीटी बराबर आएगा पीए नॉट एक्स ए प्लस पीबी नॉट माइनस पीबी नॉट एक्स बी। मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, वैसे डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, आप सीधे भी याद कर सकते हैं, याद रहे तो बढ़िया बात है। अच्छा कॉमन ले लेते हैं, पहले पीए नॉट यहां पे एक्स से आएगा तो एक्स से कॉमन लेते हैं। ठीक है, एक्स से कॉमन ले लेते हैं तो एक्स से कॉमन आएगा तो एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट प्लस पीबी नॉट, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसे हम रीअरेंज करके ऐसे लिख लेंगे पीटी बराबर पीबी नॉट प्लस एक्स ए इंटू पी ए नॉट माइनस पीबी नॉट। ठीक है, और सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम लोग अगर मैंने यहाँ पे एक्स बी का मान डाला है, ऐसा कैसा एक्स ए का डालता तो मेरे पास क्या आता, पीटी बराबर पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट। अब आपकी जो श्रद्धा है वो फॉर्मूला याद कर दो, वापस से सुनो एक बार क्या किया। हमारे पास पीटी क्या होता है, पी ए प्लस पीबी, पीए क्या है राउल्ट लॉ से, पीए का मान डाल दिया, पीबी का मान डाल दिया, एक्स बी का मान डाल दिया 1 माइनस एक्स से, तो ये मल्टीप्लाई किया तो पीबी नॉट माइनस पीबी नॉट एक्स से, कॉमन ले लिया एक्स से दोनों में, तो पीए नॉट माइनस पीबी नॉट बचा प्लस पीबी नॉट, पीबी नॉट को पहले लिख दिया। तो या तो ये फॉर्मूला याद करो या ये, कौन सा फॉर्मूला पसंद आ रहा है, जो आपको पसंद आए वो याद कर लो। ये याद करना है पहले वाला, ये याद कर लो, बाद वाला करना है बाद वाला कर दो। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिंपल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और हम फॉर्मूला यहां से डेराइव कर सकते हैं डाल्टन और राउल्ट लॉ से। ऑल्सो फ्रॉम, फॉर्मूला में डिराइव कर रहा हूं, आप सीधे फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, डाल्टन्स लॉ, ठीक है, एंड राउल्ट्स लॉ। डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ से हम क्या कह सकते हैं, डाल्टन्स और राउल्ट्स लॉ से हम बात कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, हमारे पास क्या होता है, पीए बराबर क्या था, याद करो राउल्ट लॉ, पीए नॉट एक्स ए, यही था, पीए बराबर पीए नॉट एक्स ए। अच्छा डाल्टन का नियम क्या कह रहा था बताओ, हाँ पीटी इंटू वाई ए, यही था। तो ये हम इन दोनों को लेंगे तो हमारे पास एक्स ए का मान क्या आ जाएगा, एक्स ए बराबर, हम क्या चाह रहे हैं, एक ऐसा फॉर्मूला चाह रहे हैं जहां पे हमारे पास विलियन में ए और बी का मूल प्रभाजन आए, यानी एक्स ए और एक्स बी को हटाना चाह रहे हैं, एक्स ए और एक्स बी को हटाना चाह रहे हैं, तो एक्स ए आ गया, देयरफॉर हमारे पास एक्स ए आ गया। सिमिलरली जैसा एक्स ए आया हमारे पास वैसा का वैसा एक्स बी आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास एक्स बी कितना आ जाएगा, एक्स बी इज इक्वल्स टू, बताओ भाई, पीटी इंटू वाई बी, पीटी इंटू वाई बी डिवाइडेड बाय कितना लिखूं, पीबी नॉट, पीबी नॉट, ये हमारे पास आ गया। अब एक्स ए और एक्स बी हमें पता है क्या होता है, टोटल 1, ये लिखा था अभी, देयरफॉर एक्स ए एंड एक्स बी बराबर 1। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम एक्स ए और एक्स बी का मान डाल देते हैं, तो एक्स ए का मान कितना आ जाएगा, पीटी इंटू वाई ए अपॉन पीबी नॉट, यही आया, प्लस इसका मान क्या आ जाएगा, पीटी इंटू वाई बी अपॉन पीबी, यहां पे पीबी है यहां पी ए आएगा, ठीक है, ये वाई है तो वाई बी उल्टा हो जाएगा, पी ए नॉट, ठीक है, सही किया, देख लो, पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू पी टी वाई ए, पी ए नॉट आएगा बेटा, यहाँ पे एक्स ए का मान आएगा पी टी वाई ए अपॉन पी ए नॉट, पीबी कैसे लिख दिया, यहाँ पीबी आएगा, वो सही था, ये पीबी आएगा, ठीक है, जो भी है आपको क्लियर है, पी ए नॉट और यहाँ पीबी नॉट, इसमें कोई बात है नहीं। नाउ ये दोनों का जोड़ कितना है 1, पीटी को नीचे ले आओ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीटी नीचे ले जाओ, वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पीबी नॉट
इज इक्वल्स टू 1/p कुल। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, XA नहीं है। तो ये मेनली फॉर्मूले हैं, ये याद करो ना करो, ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, बाकी ये आपको याद है। हाँ, ये रिलेशनशिप भी याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। राउल्ट और डाल्टन से हमें जो रिलेशनशिप आया वो भी याद कर लोगे तो सही रहेगा। तो ये तो हमारे पास बात हुई फॉर्मूले की। अब हमारे पास अगर कोई तुमसे पूछ ले, अरे यार मुझे ना PA और XA के बीच में ग्राफ बना दो, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अगर तुमसे कोई पूछ ले ग्राफ। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज़ फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि बताओ यार PA वर्सेस XA। पहला पूछ लेगा PA वर्सेस XA, द्रव्य विलयन के लिए PA वर्सेस XA का ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, PA वर्सेस XA, बोलो क्या रिलेशन है। PA बराबर XA PA नॉट, तो PA नॉट XA, y एक्सिस ये स्लोप m, ये x एक्सिस, y बराबर mx का ग्राफ है PA और यहाँ XA। ठीक है, इंटरसेप्ट नहीं आता है यानी ओरिजिन से चालू होगा। अगर इंटरसेप्ट नहीं आ रहा है तो PA वर्सेस XA का ग्राफ आ जाएगा। अब तुमसे कोई पूछे नहीं यार आप तो PA वर्सेस XB बनाओ, बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल सिंपल है, PA बराबर ये था, XA की जगह क्या डाल देंगे, XA की जगह 1 - XB, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PA बराबर XA की जगह 1 - XB, तो PA नॉट इंटू 1 - XB। ठीक है, XB की टर्म पहले लिख लेते हैं, PA बराबर PA नॉट माइनस में XB प्लस PA नॉट। तो ये y एक्सिस पे y बराबर ये स्लोप ये x, y बराबर mx प्लस c, इंटरसेप्ट आ रहा है, ढाल क्या आ रही है, इसकी ढाल आ रही है ऋणात्मक, ऋणात्मक ढाल बना दो। तो किस किस के मध्य ग्राफ बना है, PA वर्सेस ये PA है वर्सेस XB का ग्राफ बना दो। बड़ा आसान है, नेगेटिव स्लोप आएगा, यहां से बना दो, ये लो नेगेटिव, तो स्लोप बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, स्लोप बराबर आएगा -PA। बड़ा आसान है, यहाँ स्लोप कितना आएगा, यहाँ स्लोप हमारे पास आ जाएगा PA नॉट। तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ भी पूछ ले हम बना सकते हैं। अरे कोई पूछ ले इसके और इसके मध्य ग्राफ बना दो, y बराबर m, ये x और ये c, तो इसके और इसके मध्य क्या आएगा, ये इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, सिंपल सी बात है। इसके और कहां गया, इसके और इसके पूछ ले, कुछ भी पूछ ले वो हम बना सकते हैं ग्राफ। तो हमें ध्यान रखना है ग्राफ कैसे बनाना है। तो ग्राफ का आइडिया दे दिया, बाकी हमें फॉर्मूले याद रखने हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया, क्लियर है। इसमें खास तौर पे इस फॉर्मूले पे की काफी अहमियत है, काफी सारे क्वेश्चन इससे हम सॉल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कुछ, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसके फर्दर हम इसका स्पेशल ग्राफ बनाएंगे, किसका, राउल्ट लॉ का। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस हैं मैंने लिख दिए हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पॉज द वीडियो और क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ही नहीं आता तो एक आध क्वेश्चन देख लो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, फिर कर लो। फॉर्मूले में बता चुका हूं। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्यूशन 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले मैं हिंदी कर देता हूं, ठीक है, आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे वरना हिंदी में लिख लो, लिखो सब लोग। किसी विलयन में यदि बेंजीन तथा टोल्यूइन के बराबर मोल उपस्थित हैं, बेंजीन तथा टोल्यूइन के बराबर मोल उपस्थित हैं, यदि बेंजीन और टोल्यूइन का वाष्प दाब 100 तथा 200 है, तो बेंजीन का आंशिक दाब एवं बेंजीन का वाष्प में मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो बेंजीन का आंशिक दाब तथा वाष्प में मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। बेंजीन का आंशिक दाब तथा वाष्प में बेंजीन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखना, 39 ग्राम बेंजीन है तथा 9.2 ग्राम टॉल्यूइन को मिश्रित किया गया। 39 ग्राम बेंजीन तथा 9.2 ग्राम टॉल्यूइन को मिश्रित किया गया। बेंजीन का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए यदि वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 100 है एवं शुद्ध टॉल्यूइन P0 है। टॉल्यूइन का वाष्प दाब 200 है। शुद्ध बेंजीन का 100, शुद्ध टॉल्यूइन का 200। यहां पे बस इतना ही है। वाष्प दाब विलियन का दिया हुआ है 600, बाकी तो आपको पता है। एक मोल प्रभाज द्रवीय, द्रव में CH3OH का मोल प्रभाज 0.2। अगला क्वेश्चन चौथा, CH3COH का आंशिक वाष्प दाब, CH3OH का आंशिक वाष्प दाब कितना है? 20। लिख लो, CH3OH का आंशिक वाष्प दाब 20, C2H5OH का आंशिक वाष्प दाब 80। तो वाष्प में CH3OH तथा C2H5OH का मोल प्रभाज कितना होगा? तो वाष्प में CH3OH तथा C2H5OH का मोल प्रभाज कितना होगा, यानी Y निकालना है। समझ में? Y CH3OH और Y C2H5OH। अगला क्वेश्चन दिख ही रहा है, समझ में आ जाएगा। A तथा B के मिश्रण में, क्वेश्चन नंबर 6, A तथा B के मिश्रण में A का मोल प्रभाज द्रव में कितना है? 30%। B का मोल प्रभाज वाष्प में 40%। PA0 तथा PB0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। तो पहला क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूं, 1 विलियन में दोनों के बराबर मोल है। विलियन में दोनों के बराबर मोल है, यानी X बेंजीन कितना है? 1/2 एंड X टॉल्यूइन कितना हुआ? 1/2। 1/2 क्यों हुआ? बराबर मोल है, तो 50% इसका मोल प्रभाज, 50% इसका मोल प्रभाज। इसका वाष्प दाब, इफ वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, यानी शुद्ध का वाष्प दाब दिया हुआ है 100 तथा टॉल्यूइन का दिया हुआ है, एंड P0 टॉल्यूइन कितना दिया हुआ है? 200। ये भी दिया, बहुत बढ़िया। बेंजीन का आंशिक दाब निकालना है। किसका निकालना है? बेंजीन का आंशिक दाब। मोल प्रभाज भी निकालना है, यानी YB। क्या क्या निकालना है? सुनना, PB निकालना है एंड YB निकालना है। समझना है? YB मतलब वाष्प में बेंजीन का मोल प्रभाज। तो बड़ा सिंपल है, राउट लॉ लगा दो। सबसे पहले राउट लॉ लगा दो। अच्छा, पी कुल भी निकालना पड़ेगा, तभी YB आएगा। YB क्या? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ में पी कुल फॉर्मूला आता था, तो पहले पी कुल निकाल देते हैं, ज्यादा बेटर है। देयरफॉर कैसे सॉल्व करेंगे? पी टोटल बराबर P0 बेंजीन X बेंजीन प्लस P0 टॉल्यूइन X टॉल्यूइन। सीधे सीधे मान डालोगे, आंसर आएगा। PB0 कितना है? 100, XB 1/2 प्लस PT0 200 इंटू 1/2। तो हमारे पास सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 50, ये 100, 150 आ जाएगा mm। ये हमारे पास क्या आ गया? PT आ गया, P कुल आ गया। अब तो सिंपल है, सबसे पहले PB निकाल दो। PB क्या है? XB PB0। XB कितना है? 1/2। PB0 कितना है? 100। तो कितना आ जाएगा? 50 mm आपके पास उत्तर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास Y का सीधे फॉर्मूला लगा दूं। बोलो क्या था Y का फॉर्मूला? हमारे पास लिखो PB वाला, PB बराबर YB इंटू P टोटल। हालांकि मैं सीधे लिखने वाला था YB बराबर PB अपॉन P टोटल। ये डाल्टन का नियम है। कौन सा नियम है? धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। डाल्टन्स लॉ कब समझ में आएगा? बहुत सारे क्वेश्चन करने पर ही समझ में आएगा। तो क्वेश्चन जारी रखें, क्वेश्चन करोगे तो आपके पास बहुत आसानी से कहानी बैठ जाएगी। PB कितना है? PB 50। ठीक है, PT कितना है? PT 150। कितना आया? 1/3 आ गया। YB हाँ या ना? यानी बेंजीन का मोल प्रभाज हमारे पास कितना आ गया? 1/3। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चेक कर लो। तो हमें जो जो निकालना था YB और PB दोनों निकाल दिया। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो। मैं इसे रब करूंगा, अगला क्वेश्चन पे आऊंगा। अगला क्वेश्चन और इजी है, ये भी इजी है। यहाँ पे पहले मोल प्रभाज निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। मुझे लगता है अब आप आंसर मैच करें, मुझे लगता है आपने कर ही लिया होगा।
प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, बेंजीन का, अच्छा बेंजीन का मोल द्रव्यमान 78, इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन, मोल निकाल ले पहले, फिर डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन में झंझट होगी। मोल बेंजीन कितना है, 39 अपॉन 3.9 कर लो, क्योंकि 9.2 है, 39 मत करो, सब लोग करेक्शन करो, ठीक है। 3.9 कर लो, 3.9 अपॉन 78 कितना हो रहा है, 2 टाइम 1/20 आया, ठीक है, बेंजीन के मोल। टॉलिन के मोल कितना है, 9.2 अपॉन 92 कितना आया, 1/10, यही होता है, चेक कर लेना भाई। तो बेंजीन और टॉलिन का हमारे पास दोनों को मिश्रित किया गया, पी बेंजीन निकालना है, पी नॉट बेंजीन दिया है, पी नॉट टॉलिन दिया है, बड़ा आसान है, पी बेंजीन दिया है। अब पी बेंजीन क्या होता है, पी नॉट बेंजीन इंटू बेंजीन का मोल प्रभाव, सीधे सीधे निकालेंगे, पी बेंजीन बराबर बेंजीन का मोल प्रभाव, राउट्स लॉ यानी, इंटू पी नॉट बेंजीन। मोल प्रभाव बेंजीन का कितना होगा, 1/20 बटे 1/20 प्लस 1/10 इंटू पी नॉट बेंजीन, पी नॉट बेंजीन 100। सॉल्व करोगे कितना आएगा, आंसर चेक कर लो, ठीक। सॉल्व करूं, घर तक छोड़ू, ठीक है। तो 1 0 तो पहले कॉमन लेके काट दो, तो ये कितना आया, 1.5, नीचे 1.5 आया, ऊपर 0.5, नीचे आ गया 1.5 गुणा 100, ठीक है। ये 3 बार जाएगा, 100/3 आ जाएगा, एमएम में आंसर आ जाएगा, एमएम ऑफ एच। बड़ा इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लो, इसे भी रब करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास P नॉट CH3OH दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया, बड़ा आसान है, सीधे फॉर्मूला लगाओ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में देखो, PT बराबर P CH3OH इंटू, क्या लिखूं, थोड़ा सा सही लिख देता हूं, 7 ठीक है, PCH3OH इंटू मोल फ्रैक्शन, वाष्प में दिया है क्या, लिक्विड फेज में दिया है मोल फ्रैक्शन, और P नॉट हमारे पास ये भी पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यहां से P नॉट C2H5OH निकाल देते हैं, पहले ये निकाल देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो मोल प्रभाज किसका, यहां पे अब हमारे पास लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन दिया ही हुआ है, बहुत इजी है, खत्म ही क्वेश्चन हो जाएगा, प्लस फिर टेढ़ा लिखा हूं, तुम भी सोचोगे सर भी क्या कर रहे हैं, समझ में आना चाहिए सर क्या करेंगे, ठीक है, प्लस PCC2H5OH इंटू C2H5OH, ठीक। प्यारे बच्चों देख लो, PT दिया हुआ है, अब तो मान डालना कुछ भी नहीं, PT वाष्प 600, CH3OH का P नॉट X, ये P नॉट है ना, P नॉट कितना दिया है, 400, मोल प्रभाज लिक्विड में दिया है, लिक्विड फेज में दिया है, CH3OH का मोल प्रभाज 0.2, ये निकालना है, P नॉट C2H5OH निकालना है, इनटू इसका 0.8 हो जाएगा, इसका 0.2 है तो इसका 0.8 हो जाएगा, ये आंसर आ गया, और कुछ निकालना ही नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन, बड़ा इजी है। मेरे को लगा वाई भी निकालना है, कहाँ है, कुछ नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सीधे फॉर्मूला लगाया जो हमने लिखा, क्या, PT बराबर PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वाष्प दाब किसका दिया है, CH3OH का, पार्शियल आंशिक दिया है, यानी PCH3OH दिया है, PC2H5OH दिया है, कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। पहले तो P कुल निकाल लो, P कुल क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, डायरेक्ट लिखूं, 20 प्लस जो भी मात्रक है उसी में जोड़ दो, किलो पास्कल, तो PT कितना आ जाएगा, 100 किलो पास्कल, उसमें कोई दिक्कत नहीं मात्रक की। हमने क्या किया, ये PCH3OH दिया हुआ था, P नॉट नहीं है, ये आंशिक बोला है, P नॉट नहीं आंशिक बोल दिया, आंशिक वाष्पदाब का मतलब हमारे पास क्या है, मिश्रण में CH3OH का वाष्पदाब, ठीक है, मिश्रण में C2H5OH का वाष्पदाब, ये दोनों को जोड़ दिया, हमारे पास P कुल आ गया।
अब हमारे पास मोल प्रभाज वाष्प वेपर फेज में, जब भी वेपर फेज में चाहिए y वाला फॉर्मूला लगा दें, एंड y किसका निकालना है, दोनों में से किसी का भी निकाल दो, CH3OH का निकाल दो, तो दूसरे का 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, PCH3OH डिवाइडेड बाय P कुल, यही तो फॉर्मूला लगाया था अभी डाल्टन्स लॉ लगाया, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो PCH3OH कितना है 20, P कुल कितना है 100, तो ये कितना आया 0.2, ये 0.2 आया, तो दूसरा कितना आएगा YC2H5OH कितना आएगा बताओ भाई, 0.8 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 4 भी हो गया। प्रश्न नंबर 5, ठीक है, 5 और 6 बचे, यही कर दें या उधर वाले क्वेश्चंस में डाउन, यही कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन और है जिससे हमें आइडिया लग रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5, सॉल्यूशन 5, ठीक है। तो हमारे पास XB चाहिए, तो फॉर्मूला याद करो, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। कौन सा वाला फॉर्मूला है इसमें, XB वाला, इधर XA नहीं दिया हुआ है, यानी XA को हटाना पड़ेगा, XA की जगह क्या डालेंगे, PA नॉट। याद करो, अगर फॉर्मूला याद नहीं भी है तो हम डिराइव कर सकते हैं PB नॉट XB, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, XB कॉमन ले लिया, अब क्या आएगा PB नॉट माइनस PA नॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, प्लस PA नॉट। ये फॉर्मूला आ गया जो हमें चाहिए था, फॉर्मूला आ गया। इससे इसकी तुलना कर लेंगे कैसे, यहां पे भी XB दिया हुआ है, वहां पे भी XB, तो इधर वाली हमारे पास जो टर्मोलॉजी है वो क्या है, देयरफॉर प्लस से तुलना करेंगे तो PB नॉट माइनस PA नॉट हमारे पास कितना दिया हुआ है 100, ये इक्वेशन 1, एंड 40 क्या है PA नॉट कितना है 40, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से PB नॉट कितना आ जाएगा, यहाँ 40 डालेंगे, ये इधर आ जाएगा 140 आ जाएगा, तो PA नॉट और PB नॉट दोनों उत्तर हमारे पास आ गए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये रब कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, A प्लस B का मिश्रण है, A का मोल प्रभाज यानी मोल प्रतिशत बोल दो, मोल प्रभाज भी निकाल सकते हैं, 0.3 आएगा, तो लिक्विड में, ये लिक्विड के लिए यानी X, ठीक है, XB कितना हो जाएगा 0.7, एंड हमारे पास इसके अलावा YA कितना हो जाएगा, YA बराबर 0.6 हो जाएगा, क्योंकि YB कितना दिया हुआ है 0.4। बड़ा आसान है, अब तो क्या करें, देखो XA XB YA YB हमें पता है, अब फॉर्मूला देखते हैं डाल्टन्स लॉ से कुछ हो रहा है क्या, डाल्टन्स और राउल्ट्स लॉ लगाओ, तो PA बराबर PA नॉट XA बराबर, यहां पे हमने क्या लिखा था PT इंटू YA, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आया था। PA नॉट चाहिए अपॉन PB नॉट, डिवाइड कर दो, डाल्टन्स और राउल्ट्स लॉ 2 बार लगा दो, XA PT YA, ये लो YA यहाँ YB आएगा, भावनाओं में मत बहो, ठीक है, PT कैंसिल कर दो, तो PA नॉट अपॉन PB नॉट चाहिए, बड़ा आसान हो गया, PA नॉट अपॉन PB नॉट चाहिए भाई साहब। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, XA 0.3 अपॉन 0.7 यहाँ रखेंगे, YA कितना रखेंगे 0.6 अपॉन 0.4, बहुत बहुत बल्ले बल्ले, PA नॉट अपॉन PB नॉट निकालना है। अब यार ये आप बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर आपको कैसे समझ में आया, यही लगाना है, ठीक है, तो मैं कहता हूं यार प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा आइडिया होगा। देखो बिना प्रैक्टिस किए जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वो हमारे पास कुछ भी काम की नहीं, एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। तो 3 दूनी 6, 0.30 गए, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 7/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वापस से करो, अभी मेरे सॉल्यूशन देख के लिए, अब तुरंत इसी समय कैमरा बंद करो, अब देखना मत प्लीज, वीडियो बंद करो और तुरंत अभी क्वेश्चन सॉल्व करो सारे, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपको आया नहीं आया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल आवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन,
18002121 799। थैंक यू।